Hello friends, this is Avantika and I welcome you all to my YouTube channel Champions of TET and CTET। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का ही एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है अपने प्रीवियस क्लासेस में कि जो डेवलपमेंट है उसको बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। एंड अगर जनरल व्यू में देखा जाए तो इन फैक्टर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हेरिडिटी, एक एनवायरनमेंट। जितने भी फैक्टर्स हैं वो इन दोनों फैक्टर्स के अंदर ही आते हैं। कुछ फैक्टर्स जो हमें बाय बर्थ मिले हैं वो हमारे हेरिडेटिक फैक्टर्स हो जाते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमें आफ्टर बर्थ मिले हैं वो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें ही हम आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में और क्या क्या चीजें आती हैं एंड किस चीज का कितना रोल है। डेवलपमेंट को प्रभावित करने में तो ये दोनों कारक काम कर रहे हैं, पर क्या हेरिडिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या एनवायरनमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ी डिबेट है और आज इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या चीजें हैं, कहाँ पे हेरिडिटी इम्पोर्टेंट है ज्यादा, कहाँ पे एनवायरनमेंट, कहाँ पे ये दोनों ही काम करते हैं। ये सारी क्वेश्चंस का आंसर आज की इस क्लास के बाद हमारे पास होगा। चलिए इसी चीज के साथ देखते हैं कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एग्जैक्टली क्या चीजें हैं। तो हेरिडिटी क्या है? ये तो आप सबको पता ही है कि हेरिडिटी वो फैक्टर्स हैं या वो चीजें हैं जो हमें बाय बर्थ हमें मिली हैं हमारे जीन के थ्रू। किसके थ्रू हमें हेरिडिटी मिलती है? जीन के थ्रू। और जीन कैसे ट्रांसफर होते हैं? जीन को ट्रांसफर करते हैं क्रोमोसोम्स। कौन ट्रांसफर करते हैं? जीन को ट्रांसफर करते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम्स कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके, और ये ओवरलैप करते हैं पार्टनर के क्रोमोसोम के साथ। ये देखिए यहाँ पे जो पार्ट ओवरलैपिंग में यहाँ पे आएगा, ये पार्ट हमारा जीन कैरी करेगा। इसीलिए जो चाइल्ड होता है उसमें मदर एंड फादर दोनों के ट्रेट होते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट उसने यहाँ से लिया है और कुछ पार्ट यहाँ से। ये जीन आगे जो है हेरिडिटी को कैरी करेंगे। ठीक है, अब बिकॉज हेरिडिटी जो है वो तो हमें बाय बर्थ मिली है, तो जो चीजें हमें हेरिडिटी के थ्रू मिली है क्या उन्हें हम चेंज कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए जो हेरिडिटी है वो क्या हो जाएगा? हेरिडिटी हमारा एक स्टैटिक फैक्टर हो जाएगा। इसकी एग्जांपल ये, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स की आईज का कलर जो है वो ब्लैक से थोड़ा सा अलग है। अब बच्चे को भी वो कलर मिलेगा, तो क्या उसकी आई का कलर हम चेंज कर पाएंगे? नहीं। मान लीजिए किसी के हेयर जो है वो कर्ली हैं, मदर और फादर या सिर्फ मदर के, और बच्चे के भी हेयर ऐसे कर्ली हो गए, तो क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? नहीं। ओके, तो ये चीजें क्या है? ये हेरिडिटी से मिले हुए फैक्टर्स हैं जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं। लोग हेयर स्ट्रेटनिंग करवा लेते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं, बट जब उनके दोबारा से हेयर की ग्रोथ होती है तो क्या वापस से स्ट्रेट बाल निकलने लगते हैं? नहीं, उनकी हेयर ग्रोथ जो होगी वो वापस से कर्ली हेयर ही होंगे। सो हेरिडिटी ऐसी चीज है, ऐसा फैक्टर है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये फिक्स होता है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेरिडिटी से किसी पर्सन को कोई बीमारी मिली है, ऐसी बीमारी जो चेंज नहीं हो सकती है या ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं है, वो चीज। ओके, तो हेरिडिटी से जो भी चीजें मिलती हैं वो क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। बच्चे की हाइट, वो कब बोलना शुरू करेगा, कब चलना शुरू करेगा, जो उसकी मैच्योरिटी है कब आएगी, ये सारी चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो हेरिडिटी से प्रभावित होती हैं, और हेरिडिटी की वजह से ही ये क्या है? फिक्स हैं। ठीक है, अब एनवायरनमेंट देखते हैं। व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट वो सारे फैक्टर्स जो बच्चे की बर्थ के बाद उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ को इफेक्ट करेंगे, वो सारे फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आएंगे। एनवायरनमेंट हर चीज को इफेक्ट करता है एक्सेप्ट द जीन ऑफ चाइल्ड। एनवायरनमेंट बच्चे की थिंकिंग को इफेक्ट करेगा, बच्चे की सोसाइटी कैसी है,
कैसी सोसाइटी में वो रह रहा है, वहाँ के कल्चर कैसे हैं, किस तरह से वो बड़ा हुआ है, किस एटमॉस्फेयर में वो बड़ा हुआ है, ये सारी चीजें उसकी थिंकिंग को, उसकी मेंटेलिटी को, उसकी हर चीज को प्रभावित करेंगी। ठीक है, बच्चे के अगर फैमिली का माहौल अच्छा है तो बच्चा भी हैप्पी होगा, बच्चे की फैमिली में टेंशन है तो बच्चा भी चिड़चिड़ा सा होगा। ये सारी चीजें उसके एनवायरनमेंट का पार्ट हैं। बट ये सारी चीजें क्या उसकी जीन को इफेक्ट कर पाएंगी? नहीं। अगर उसे जीन में कर्ली हेयर्स मिले हैं तो क्या ये सारे फैक्टर्स उसे प्रभावित कर पाएंगे? नहीं। अगर जीन में उसे लंबी हाइट मिली है तो क्या कैसा भी डेवलपमेंट हो उसका उसको प्रभावित नहीं करेगा, मतलब कैसा भी इन्वायरमेंट हो उसको प्रभावित नहीं करेगा। सो व्हाट इज आवर एनवायरमेंट? एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन। हर चीज को प्रभावित करता है, एनवायरमेंटल जीन को प्रभावित नहीं करता है। ये डायनेमिक फैक्टर है। डायनेमिक फैक्टर मतलब इसको चेंज किया जा सकता है। ये एक कैसा फैक्टर है? ये एक डायनेमिक फैक्टर है, इसे चेंज कर सकते हैं। अब इसे चेंज कैसे कर सकते हैं ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को हिंदी बोलनी आती है, मतलब उसे उसके एनवायरमेंट से उसने क्या बोलना सीखा, उसने एक लैंग्वेज बोलनी सीखी जो थी हिंदी। बट वो बच्चा 5 साल के बाद अमेरिका चला गया। कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया। अब क्या वहां पे वो हिंदी बोलेगा? उसे हिंदी आती है बट वो इंग्लिश जो है वो बहुत ज्यादा फ्लुएंटली बोलने लगेगा। ये चीज कैसे आई? ये चेंज उसके अंदर कैसे आया? ये चीज जो चेंज आया है उसके अंदर, ये उसके एनवायरमेंट की वजह से आया हुआ चेंज है। तो एनवायरमेंट कैसा फैक्टर हुआ? एनवायरमेंट एक डायनेमिक फैक्टर, इसको चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा एक ऐसी सोसाइटी में रहता है जहाँ पे गर्ल्स की जो एजुकेशन है, गर्ल्स की एजुकेशन को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, विमेन एम्पावरमेंट को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। ओके, बट आगे गया वो, उसने हायर एजुकेशन के लिए किसी ऐसी जगह गया जहाँ पे गर्ल्स को भी पूरी फ्रीडम है, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, एंड अब उसका ब्रेन चल रहा है, मतलब कि उसका थॉट प्रोसेस वर्किंग में है कि हाँ ये चीजें सही हैं, ये चीजें गलत थी। तो वो क्या करेगा? वो अपने आइडियाज को चेंज करेगा, अपने बिलीफ को चेंज करेगा। तो जो हमारी आज से 50 साल पहले के लोग थे और आज के लोगों में जो चेंज है वो क्यों है, उनकी थिंकिंग में जो चेंज है वो क्यों है? वो उनके एनवायरमेंट की वजह से है। पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तब का एनवायरमेंट वैसा था, लोगों की थिंकिंग मेंटालिटी वैसी ही बन गई थी। बट धीरे धीरे लोगों ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, लड़कियों की एजुकेशन पे जोर दिया गया, आज लड़कियां पढ़ रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। तो ये एनवायरमेंट ही तो है जो चेंज हो रहा है। लोगों का नजरिया बदला, लोगों ने अपने आसपास जब चीजें बदलती हुई देखी तो उन्होंने भी अपने अंदर बदलाव लाए। तो ये सारी चीजें किसका पार्ट हैं? ये सारी चीजें एनवायरमेंट का पार्ट हैं। तो एनवायरमेंट ने क्या किया? ये एक डायनेमिक फैक्टर है, मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर बच्चे को कुछ सिखाना है तो उसका एनवायरमेंट चेंज करके हम उसे सिखा सकते हैं। बच्चे को अगर इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी है तो हम उसे ऐसे एटमॉस्फेयर में लेके जा सकते हैं जहाँ पे उसको परमानेंट इंग्लिश में इंटरेक्शन करने का मौका मिले, तो बच्चा अपने आप सीख जाएगा। आपने खुद देखा होगा कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी जो इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? रूल्स तो वो भी वही पढ़ते हैं, ग्रामर के रूल्स तो उनके लिए भी वही हैं। क्या ग्रामर के रूल्स चेंज हो गए? नहीं। चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ वहां का एटमॉस्फेयर। उस स्कूल में अगर वो एक बार हिंदी बोलेंगे तो उनको 5 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी, 10 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी। इस वजह से वो क्या करते हैं? वो प्रॉपर इंग्लिश में ही बात करेंगे। अब बिकॉज वो रोज 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 वही सेम काम कर रहे हैं तो उनकी क्या हुई? उनकी इंग्लिश बोलने की आदत पड़ गई और वो इंग्लिश अब वो फ्लुएंटली बोल रहे हैं। तो जो बच्चा घर में हिंदी बोला था अब वो इंग्लिश कैसे बोलने लगा? वो नया एनवायरमेंट पाके अपने अंदर उसने चेंजेस किए। तो ये समझ में आया आपको कि हेरिडिटी डायनेमिक फैक्टर क्यों नहीं है और एनवायरमेंट डायनेमिक फैक्टर क्यों है, दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। चलिए, अब जो डेवलपमेंट है उसको ये दोनों ही चीजें अफेक्ट करती हैं। डेवलपमेंट को हेरिडिटी भी प्रभावित करती है और एनवायरमेंट भी प्रभावित करता है। हम ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर जो एनवायरमेंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, या ये नहीं कह सकते कि दोनों का आधा आधा रोल है कि 50% ये वो इफेक्ट डालेगी और 50% ये नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये दोनों डेवलपमेंट को प्रभावित तो करते हैं पर किस रेशियो में करेंगे ये अलग जगह पे सिचुएशन के हिसाब से समझ में आएगा।
और आप लोगों को ये चीज मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। सो ये एक लाइन पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एंड पेपर में डायरेक्टली आई हुई लाइन है, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। देखिए, डेवलपमेंट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट है। वो सम नहीं है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है। डेवलपमेंट जो है वो जॉइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। डेवलपमेंट में जितनी इंपॉर्टेंट हेरिडिटी है उतनी ही एनवायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें बराबर ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, ये चीज पूछी जा सकती है कि क्या ये सम है, क्या ये मल्टीप्लीकेशन है? नहीं, ये क्या है? ये जॉइंट प्रोडक्ट है। मतलब ये एक स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसे फॉर्मूले के फॉर्म में पूछ रहे थे, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पेपर में पूछ ली जाती है। सो व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट। किस किस चीज का जॉइंट प्रोडक्ट है? ये हेरिडिटी का एंड एनवायरमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट है। ओके, सो ये चीज आप याद रखिएगा बिकॉज पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं एंड फर्दर आने के चांसेस हैं। अब कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जो हेरिडिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ का कहना है कि जो एनवायरमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये एक डिबेट के रूप में देखा जाता है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। ये डिबेट बहुत लंबे समय से चली आ रही है एंड आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का कोई भी फिक्स रेशियो नहीं है डेवलपमेंट को इफेक्ट करने का। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। अब यहाँ पे जो नेचर है ये क्या है एंड नर्चर क्या है? जो नेचर है वो हमारी हेरिडिटी है, मतलब जो हमें बाय बर्थ मिली है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। नर्चर क्या है? जिस तरह से बच्चे का पालन पोषण हो रहा है। नर्चर की जो हिंदी है वो तो पालन पोषण ही है ना। सो व्हाट इज अवर नर्चर? नर्चर इज एनवायरमेंट। अब यहाँ पे नर्चर को एनवायरमेंट क्यों बोला गया? क्योंकि एनवायरमेंट ही तो वो फैक्टर है जिसमें बच्चा बड़ा हो रहा है। भाई, आफ्टर बर्थ बच्चा जिस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, जिस माहौल में रह रहा है, एक तरह से वही तो उसका पालन पोषण हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो पालन पोषण का टाइम है वही उसका नर्चरिंग पीरियड है। तो नर्चर क्या है नेचर नर्चर डिबेट में? नर्चर हमारा एनवायरमेंट है और जब नेचर क्या है? नेचर इज अवर हेरिडिटी। यहाँ पे एक डिबेट हमेशा से चलती आ रही है कि इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, क्या चीज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे वुडवर्थ, एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है वुडवर्थ ने इस बात के लिए क्या कहा? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ आर इक्वली एसेंशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। हम ये नहीं कह सकते कि अगर उसको हेरिडिटी अच्छी मिली है तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, और हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर उसे एनवायरमेंट बहुत अच्छा मिला है और हेरिडिटी में चीजें नहीं मिली हैं तो वो बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। नहीं, इस चीज को आप इस एग्जाम्पल से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बच्चे के फादर हैं, ये एक बच्चे की मदर है, और उसी जगह एक बच्चे के फादर ये हैं और बच्चे की मदर ये हैं। तो डेफिनेटली जो इनका बच्चा होगा उसकी हाइट एक लिमिटेड ही बढ़ेगी, और जो इनका चाइल्ड होगा उसकी हाइट इनके अकॉर्डिंग होगी। सो ये क्या है? ये हेरिडिटी ने रोल प्ले किया। अब मान लीजिए इस बच्चे को हम लोगों ने बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दिया। देखिए, एक्सेप्शन अलग है, बट अगर जनरल देखें तो यही चीज होती है। मान लीजिए इसको हम लोगों ने बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दिया, बहुत अच्छी डाइट भी दी, बट क्या इसकी हाइट इतनी हो पाएगी? नहीं। और इसको अगर न्यूट्रिशन थोड़ा सा कम भी मिला है, डाइट थोड़ी कम भी मिली है, तो भी इसकी हाइट इतनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीज रोल प्ले कर रही है वो डेवलपमेंट में हेरिडिटी रोल प्ले कर रही है। ठीक, अब देखिए एनवायरमेंट कहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल, ये एक गांव के पेरेंट्स हैं, ठीक है, मतलब डोंट टेक दिस अदरवाइज, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ। चलिए गांव हटा दीजिए, हिंदी बोलने वाले पेरेंट्स हैं, इंडिया के पेरेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज क्या बोली जाती है? यहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज हिंदी जनरली हर घर में बोली जाती है, ठीक है। तो इनका जो चाइल्ड होगा वो हिंदी बोलेगा। ये एक अमेरिका के पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब इनका चाइल्ड क्या करेगा? इनका चाइल्ड तो इंग्लिश बोलेगा। अब इन दोनों चाइल्ड को आप क्या करिए? एक्सचेंज कर दीजिए, ठीक है। इसको हिंदी बोलने वाले में ले आइए और इसको इंग्लिश बोलने वाले एटमॉस्फेयर में लेके चले जाइए। हेरिडिटी से तो इनको ये मिला है ना कि ये एक ऐसी जगह के हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, और ये चाइल्ड ऐसी जगह का है जहाँ हिंदी बोली जाती है। बट क्या वो अमेरिका जाके भी हिंदी बोलेगा? और क्या ये इंडिया आके भी इंग्लिश बोलेगा? नहीं। चाइल्ड जैसे एटमॉस्फेयर में होगा, जैसा उसको एनवायरमेंट मिलेगा, वो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला
कि जो डेवलपमेंट है उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही हमारे लिए जरूरी हैं। बस फर्क इतना है, किसी जगह हेरिडिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है, किसी जगह हमारा एनवायरनमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब मान लीजिए जैसे कि ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं। ठीक है, डेवलपमेंट में दोनों का इक्वल रोल है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे एक चीज और है जो मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल में दिखा देती हूँ कि नेचर और नर्चर में क्या क्या चीजें आएंगी हमारी। देखिए नेचर में हमारी क्या क्या चीजें आएंगी, जीन्स और हेरिडिटी फैक्टर, मतलब कि जीन जो हमें मिला है हमारे पेरेंट्स से, हमारे फोर फादर से, वो सारी चीजें। हेरिडिटी के फैक्टर्स, ठीक है, इसमें फिजिकल अपीयरेंस, बच्चे की लंबाई कितनी है, उसका कलर, ठीक है, कलर भी कैसे, देखिए कलर भी दो चीजों से अफेक्टेड होता है, एक तो उसके फोर फादर्स कैसे थे या जो उसके पेरेंट्स है उनका कलर क्या है, और सेकेंड चीज क्या है, एनवायरनमेंट, है ना। तो दो चीजों का इफेक्ट कलर पे पड़ता है। फिजिकल अपीयरेंस लाइक उसकी हाइट कैसी होगी, उसका बॉडी टाइप कैसा होगा, है ना, उसके हेयर्स कैसे होंगे। और आपने देखा होगा नेल्स की क्वालिटी भी मदर फादर के नेल से मैच करती है। जिनके नेल का स्ट्रक्चर लंबा होता है उनके चाइल्ड का भी नेल का स्ट्रक्चर लंबा होगा, है ना, हाथों का साइज, ये सारी चीजें फिजिकल अपीयरेंस में आती हैं। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, बच्चे का टेम्परामेंट कैसा है, मतलब वो बहुत जल्दी गुस्सा कर रहा है या नॉर्मल हो रहा है, ये सारी चीजें किससे डिपेंड करेंगी, ये सारी चीजें नेचर मतलब कि हेरिडिटी से इफेक्टेड होंगी, है ना। बच्चा किसी चीज के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहा है या नेगेटिव एटीट्यूड रख रहा है, ये चीजें भी उसका नेचर ही डिफाइन करेगा, मतलब उसको जो उसके फोर फादर से या पेरेंट्स से मिला है वो इसको डिफाइन करेगा। नर्चर में क्या क्या चीजें आएंगी, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, जो जो चीजें इन्वायरमेंट का पार्ट है, जैसे कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। अब मान लीजिए किसी बच्चे का बचपन में कोई एक्सीडेंट होता है या उसके सामने कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसका मेंटल ट्रॉमा उसे हो जाता है, तो क्या ये चीज उसके डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, उसके डेवलपमेंट में ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगी। आप ऐसे मान लीजिए कोई बच्चा बचपन में किसी को उसने अंधेरे में जाते देख लिया या उसने कुछ अंधेरे से ऐसा डर गया, तो वो काफी दिन तक अंधेरे से डरेगा, मतलब एक अडल्ट होने तक वो उस चीज से डरेगा, बिकॉज वो उसका बचपन का एक्सपीरियंस है। और हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि जो चाइल्डहुड है वो बेस देता है, तो अगर चाइल्डहुड में कोई भी बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो वो बच्चे की लाइफ में आगे तक जाएगा। ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, किसी को स्पीड से डर लगता है या किसी को आग से डर लगता है, तो वो अगर उनका कुछ ऐसा रिलेशन हुआ है बचपन में कि एक्सीडेंट होते उन्होंने देख लिया या आग से कुछ उनका बैड एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी उसके डेवलपमेंट को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। अब हाउ वी वर रेज्ड इन, ठीक है, कैसे हम लोगों को बड़ा किया गया है, ये चीज फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है, फैमिली में क्या चीजें रूल्स माने जाते हैं, क्या वैल्यूज मानी जाती हैं, फैमिली में मॉरल वैल्यूज की को इम्पोर्टेंस दी जाती है या नहीं दी जाती है। ठीक है, सोसाइटी, जिस सोसाइटी में बच्चा रह रहा है उस सोसाइटी में लोग कैसे हैं, क्या सोचते हैं, वो कल्चर क्या फॉलो करता है, तो ये सारी चीजें भी बच्चे को प्रभावित करेंगी। ये सारी चीजें किस में आ गई? अब आपने देखा होगा कि अलग अलग रिलीजन, हम इसी चीज का एग्जांपल ले लेते हैं, अलग अलग रिलीजन में बच्चा अलग अलग चीजें करना सीख जाता है। छोटा बच्चा भी होता है, तो अगर वो हिंदू है तो वो हाथ जोड़ के पूजा करना सीखेगा, मुस्लिम है तो वो नमाज पढ़ना सीखेगा। क्या इनको बैठा के सिखाया गया? नहीं, इन्होंने अपने घर में वो चीजें देखी और देख के क्या किया, इसको सीखा। तो ये क्या है, उनके घर का माहौल कैसा है, वो चीजें वो देख देख के सीखते हुए चले जाते हैं, है ना। समझ में आ रहा है आपको? और सराउंडिंग कल्चर, हमारे आसपास की सोसाइटी कैसी है, अगर अच्छे लोग हैं, क्रिमिनल्स के बीच में रहेगा बच्चा तो क्रिमिनल मेंटालिटी का बनेगा, अगर वो एजुकेटेड पीपल के बीच में रहेगा तो उसकी मेंटालिटी वैसी ही बनेगी। अगर उसके कल्चर में लड़कियों को पढ़ने की छूट है तो उसके दिमाग में भी ये आएगा कि हाँ, गर्ल्स को पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए उनकी एजुकेशन के लिए, या गर्ल्स को भी हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाहिए। बट अगर बच्चा एक ऐसी सोसाइटी में रह रहा है जहाँ पे गर्ल्स को दबा के रखा जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी थिंकिंग भी प्रभावित होगी। वो जानबूझ के नहीं, बट वो उस अफेक्ट में ये चीज जरूर सोचेगा कि हाँ, लड़कियां सिर्फ घर का काम करने के लिए हैं, लड़कियों को पढ़ने नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी उसके अंदर? उसका जो एटमॉस्फेयर है वो ये सारे फर्क उस पर डालेगा। समझ में आया आप लोग को? तो ये क्या चीजें थी?
ये चीज थी हमारी नेचर और नर्चर की डिबेट। और वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ ने कहा है कि जितना इम्पोर्टेंट नेचर है उतना ही इम्पोर्टेंट नर्चर भी है। मान लीजिए किसी बच्चे को हेरिडिटी में तो बहुत अच्छी चीजें मिल गई हैं, बट अगर उसे हम एनवायरमेंट ही ना दे तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं। और अगर उसे एनवायरमेंट तो बहुत अच्छा मिला है बट हेरिडिटी में नहीं मिली है वो चीज, तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि नेचर और नर्चर मतलब हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो मैंने अभी ऊपर आपको हाइट वाला एग्जांपल दिया, उसमें हेरिडिटी में मिली है हाइट, तो एनवायरमेंट से चेंज नहीं होगी। और लैंग्वेज जो एनवायरमेंट से मिली है वो अगर हम एनवायरमेंट चेंज कर दें तो चेंज हो सकता है। तो क्या हुआ? ये नेचर और नर्चर दोनों ही इक्वल रोल प्ले करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर एनवायरमेंट ना दें तो बच्चा डेवलप हो जाएगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर उसे वो चीज हेरिडिटी में नहीं मिली है हम तब भी उसमें डेवलप कर देंगे। नहीं, उसे वो चीज हेरिडिटी में भी मिली होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसको फेवर करने वाला एनवायरमेंट भी बच्चे को मिलना बहुत जरूरी है, तभी उसके अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगा। चलिए अब हम हेरिडिटी में ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक से। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्लास एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, चीजें याद हो जाएंगी। हाँ, नोट्स जरूर बनाइएगा, चाहे तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही बना लीजिए, बट नोट्स आप अपने हाथों से प्रिपेयर करिएगा, बिकॉज खुद से बनाए हुए नोट्स ज्यादा दिन तक दिमाग में रहते हैं और आप इसी बहाने एक बार क्लास और देखेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो आपके ये चैप्टर पूरे फिक्स होते चले जाएंगे। ठीक है, आप अभी से ही स्टार्ट करिए प्रिपेयर करना, बिकॉज नोटिफिकेशन के बाद आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं। अभी से अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे तो पेपर तक आपकी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हेरिडिटी क्या है। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, हेरिडिटी हमें वो वाली क्वालिटीज हैं जो हमें बाय बर्थ मिली है, मतलब इनहेरिटेड क्वालिटीज जो हमारे अंदर पहले से हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि हेरिडिटी कौन कैरी करता है? हेरिडिटी जीन। और जीन कैसे हमारी बॉडी में आते हैं? जीन क्रोमोसोम्स की हेल्प से हमारी बॉडी में आते हैं, है ना। क्रोमोसोम्स कैरी जीन, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस? क्रोमोसोम कैरी जीन। क्रोमोसोम्स किसको कैरी करते हैं? जीन को कैरी करते हैं। चलिए, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं एक ह्यूमन बीइंग में? देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन बीइंग। 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। इसका मतलब क्या है कि कितने पेयर्स बने? 23 पेयर्स बने। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आप ये नंबर याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, एक दो बार पढ़ेगा याद हो जाएंगे। तो टोटल हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। और कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स। ओके, ये दोनों आप याद रखिएगा। अब ये 23 पेयर्स भी दो पार्ट में होते हैं। कैसे? देखिए क्या क्या होते हैं। एक होता है 22 पेयर्स और एक होता है एक पेयर। ठीक है, ये हमारी बॉडी में 22 + 1 की फॉर्म में होते हैं। 22 पेयर्स जो होते हैं वो नॉर्मल सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कि कोई बालों का कलर ले जाएगा या कोई हाइट, कोई हमारी हॉबीज, कोई हमारा टेस्ट, कोई हमारा मतलब कि हम थिंकिंग कैसी करेंगे, पॉजिटिव होंगे नहीं होंगे, या ये सारी चीजें कैरी करेंगे ये 22 क्रोमोसोम्स। और जो चाइल्ड है उसका जो सेक्स डिटरमाइन करेंगे वो कौन सा क्रोमोसोम करेगा? वो ये 1 क्रोमोसोम करेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। चाइल्ड का सेक्स डिसाइड करने वाला क्रोमोसोम ये है, इसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। जो चाइल्ड का मतलब जेंडर क्या होगा, बच्चा गर्ल चाइल्ड होगी या बॉय चाइल्ड होगा, ये चीज डिफाइन करेंगे। एंड जो ये 22 पेयर्स हैं इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ये भले मत याद रखिएगा, बट आप ये याद रखिएगा। ठीक है, और अगर ये भी याद रख लेंगे तो कोई इतना डिफिकल्ट तो है नहीं कि याद ना हो पाए, सिंपल सी चीज है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, ये कुछ स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का। ये क्या है? क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर है, मैंने ऊपर भी बना के बताया था। इसी पे एक और ऐसे ही जो है क्रोमोसोम आके यहाँ पे ओवरलैप करेगा। ठीक है, अब देखिए इसने यहाँ पे ओवरलैप किया, रुकिए फिगर गलत हो गया, मैं दोबारा से बना के बताती हूँ, सिंपल सा ही बना देती हूँ। ठीक है, देखिए एक तो ये क्रोमोसोम था, इस पे इस क्रोमोसोम ने आके ओवरलैप किया। अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला पार्ट ओवरलैपिंग में आया है, ठीक है, ये ही मिलके चाइल्ड में जाएगा। समझ में आया क्रोमोसोम की ओवरलैपिंग कैसे होती है? तो ये वाला ही, इसीलिए जो चाइल्ड होता है उसमें मदर और फादर दोनों के ट्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि
जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा या फीमेल, ये चीज कैसे डिफाइन होती है। इसके लिए आप एक छोटी सी चीज पहले ये देख लीजिए। देखिए, जो मेल होता है, ठीक है, मेल और ये है फीमेल। तो मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो फीमेल में क्रोमोसोम्स होते हैं उसको एक्स और एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है किसी चाइल्ड का तो उसका जेंडर क्या होगा, तो वो फीमेल होगी। और अगर किसी चाइल्ड का क्रोमोसोम एक्स एंड वाई है तो वो क्या होगा, वो मेल चाइल्ड होगा। ठीक है, अब देखिए आगे चल के यही चीजें आपस में मतलब फ्यूज करती हैं और नेक्स्ट जनरेशन का चाइल्ड डेवलप होता है। अब देखिए कैसे ये चीजें आती हैं। ये चीज तो हमने देख ली कि जो गर्ल है उसमें एक्स एक्स और वाई में एक्स वाई बॉय में। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं। देखिए, मेल में हमने एक्स और वाई पढ़े थे, है ना। मेल में हमने देखा था कि एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, जबकि फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और मैंने आपको ओवरलैपिंग भी समझाई क्रोमोसोम की। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम आएगा और यहाँ से भी एक क्रोमोसोम एक्स आ गया। ठीक, अगर ये दो क्रोमोसोम आए तो जो रिजल्ट होगा वो गर्ल चाइल्ड। और अगर वाई क्रोमोसोम इधर से आया और एक्स क्रोमोसोम इधर से आया तो एक्स और वाई चाइल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉय चाइल्ड होगा। आप गांव के लोग क्या मानते हैं, लड़की हुई है तो लड़कियां जिम्मेदार हैं ये वो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज अगर बायोलॉजिकली देखी जाए तो जो फीमेल होती है उसके पास तो एक्स एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। बच्चे का वैसे तो बच्चे के सेक्स के डिटर्मिनेशन में कोई भी रोल नहीं प्ले कर सकता, ना मेल चाहता है ना फीमेल। बट जो अगर बायोलॉजी के टर्म्स में देखा भी जाए कि किस चीज से इफेक्ट पड़ता है तो वो इफेक्ट भी मेल के क्रोमोसोम्स की वजह से ही पड़ता है। बिकॉज क्रोमोसोम्स मेल में अलग अलग होते हैं, फीमेल में सेम ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब कौन कौन से क्रोमोसोम आपस में फ्यूज करेंगे उस चीज से जो चाइल्ड है उसका जो जेंडर होगा वो डिटरमाइन होगा। समझ में आया ये चीज आप बेसिकली बस इतना याद कर लीजिएगा। इसमें जो पेपर में आती है कि अगर किसी चाइल्ड के एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो वो गर्ल होगी या बॉय, और अगर किसी चाइल्ड का एक्स और वाई क्रोमोसोम है तो वो गर्ल होगा या फिर बॉय। ठीक, चलिए अब इसी में जो आगे नेक्स्ट चीज आती है वो ट्विन। चाइल्ड में ही हम क्या पढ़ेंगे, अब आपने देखा ही होगा, बहुत सारे ट्विन को देखा होगा। कुछ ऐसे ट्विन होते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं और कुछ होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब इनको क्या क्या बोला जाता है। देखिए, जो सेम दिखते हैं उनको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल का मतलब ये एक जैसे दिखने वाले। फ्रेटर्नल ट्विंस जो हमारे अलग अलग होते हैं। अब इनमें कुछ चीजें हैं जो जरूरी हैं, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, दो बार पढ़ लीजिए, आपका ये चीज तैयार हो जाएगी, बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस को हम मोनोजाइगोटिक भी बोलते हैं। क्यों मोनोजाइगोटिक क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो। मीनिंग जो है मोनो का मतलब होता है वन या फिर सिंगल। ठीक है, मोनो का क्या मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है वन या फिर सिंगल। तो जो सिंगल सेल से बने हैं, मतलब एक सिंगल सेल थी, इसी के दो पार्ट हो जाने से जो बने हैं अलग अलग ट्विन, उनको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एग और एक स्पर्म आपस में फर्टिलाइज होते हैं। एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है और वो एग दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो जब वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया तो क्या हुआ, दो पार्ट में ब्रेक होने की वजह से दो अलग अलग एम्ब्रियो बनेंगे और दो अलग अलग चाइल्ड डेवलप होंगे। ठीक है, इसी वजह से उनका जो सेक्स होता है वो सेम होता है। मतलब अगर गर्ल चाइल्ड है तो दोनों गर्ल होंगे, अगर बॉय है तो दोनों बॉय होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। ओके, देखिए अब फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है, फ्रेटर्नल को डाइजाइगोटिक बोलते हैं। डाइजाइगोटिक मतलब जो दो जाइगोट होंगे, मतलब कि यहाँ पे दो स्पर्म दो ओवा को फ्यूज करेंगे और दो चाइल्ड अलग अलग डेवलप होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 एग्स होते हैं, 2 स्पर्म होते हैं, यहाँ पे 1 एग एंड 1 स्पर्म। यहाँ पे दोनों चाइल्ड का सेक्स सेम होता है, मतलब गर्ल है तो गर्ल होंगी दोनों, बॉय है तो दोनों बॉय होंगे। बट यहाँ पे क्या है, सेम भी हो सकता है, बॉय बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल गर्ल भी हो सकती हैं, गर्ल बॉय भी हो सकता है और बॉय गर्ल भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे चीजें अलग अलग हो सकती हैं। अब देखिए एक चीज और है, ये मैं आपको थोड़ा सा नीचे समझा देती हूँ क्या चीजें हैं। देखिए, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं इनके जो एमनियोटिक सैक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था ना एमनियोटिक सैक क्या होते हैं,
और इसमें भी एमनियोटिक सैक अलग अलग होंगे, ठीक है, दोनों में एमनियोटिक सैक अलग अलग होंगे। बट जो आइडेंटिकल ट्विन है इनमें जो प्लासेंटा है, यहाँ पे सेम प्लासेंटा है और यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग 2 प्लासेंटा होंगी, ठीक है। ये बेसिक चीजें थी जो आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विन्स का डिफरेंस है। एक बार और देख लीजिए। आइडेंटिकल ट्विन मोनोजाइगोटिक, दिस इज डाइजाइगोटिक। आइडेंटिकल सेम प्लासेंटा, फ्रेटर्नल हैव 2 डिफरेंट प्लासेंटा हियर, बट दोनों में जो एमनियोटिक सैक्स हैं वो अलग अलग होंगे। हियर 1 egg 1 sperm, 2 egg 2 sperm, सेम सेक्स कैन बी सेम एंड कैन बी डिफरेंट। ये कुछ चीजें हैं, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को प्रिपेयर हो जाएगा, इतनी ज्यादा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए यहाँ पे जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं जरूरी नहीं है कि इनका फेस मिलता हो, इनकी चीजें मिलती हो, है ना, बट जो आइडेंटिकल होते हैं वो देखने में भी एक जैसे होते हैं। आप लोगों ने अपनी रियल लाइफ में देखे ही होंगे बहुत सारे ट्विन, फ्रेटर्नल ट्विन भी देखे होंगे और आइडेंटिकल ट्विन भी आप लोगों ने देखे होंगे, है ना। अब चलिए हम ये देख लेते हैं हेरिडिटी जो हम लोगों ने पढ़ा, इसको एक बार ओवरऑल कंक्लूड कर लेते हैं। देखिए, हेरिडिटी प्रोवाइड द बेसिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। बच्चा कैसे डेवलप होगा या उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन कौन सी ट्रेट्स आएंगे, इस चीज का जो बेस है वो कौन देता है, हेरिडिटी इस चीज का बेस देती है, ठीक है। अगर उसको उसकी हेरिडिटी में कोई बीमारी मिली है तो बच्चे में वो दिखेगी। अगर बच्चे को हेरिडिटी में लंबी हाइट मिली है तो वो दिखेगी। अगर बच्चे को लंबे नेल्स मिले हैं तो वो दिखेंगे, कर्ली हेयर्स मिले हैं तो वो दिखेंगे, स्ट्रेट हेयर मिले हैं वो दिखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजों का बेस कौन देता है, हेरिडिटी ही देती है। बच्चा आगे चल के कैसा डेवलप होगा, वो गुस्से वाला होगा, शांत होगा, उसका टेम्परामेंट कैसा होगा, इन सारी चीजों का जो बेस है वो कौन देती है, हेरिडिटी देती है। और आगे चल के इनको चेंज करना या इनको इसी तरह रहने देना का काम कौन करेगा, एनवायरमेंट करेगा, ठीक है। हेरिडिटी इज व्हाट अ पर्सन बॉर्न्स विद। हेरिडिटी वो चीज है जिसके साथ एक ह्यूमन बीइंग इज मतलब पैदा होता है, ठीक है। वो चीज उसके अंदर जन्म के पहले से ही होती है, ठीक है, और आगे चल के अनफोल्ड होती रहती हैं। फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। ये आप याद कर लीजिएगा, किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। नेक्स्ट, अवर क्रोमोसोम्स कैरी जीन। जीन को कौन कैरी करते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है, और जीन के थ्रू ही हमारी हेरिडिटी भी कैरी होती है। हेरिडिटी सेट्स द लिमिट फॉर द डेवलपमेंट। देखिए, चीजें इन्वायरमेंट आप कितना भी अच्छा दे दीजिए, माहौल कितना भी अच्छा दे दीजिए, बट कुछ चीजें हैं जो नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हेरिडिटी ने उनपे लिमिट लगा दी है। अगर किसी बच्चे के जो मदर और फादर हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, तो चाइल्ड भी लंबा ही होगा। और अगर मान लीजिए हाइट कम है तो उनके चाइल्ड की हाइट भी कम होगी, चाहे आप उसको कितना अच्छा न्यूट्रिशन दे दीजिए, कितना अच्छा फूड दे दीजिए, कितनी अच्छी कोई भी चीज दे दीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सेप्शंस अलग होते हैं, बट जनरल वे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कितना भी अच्छा कुछ भी दे दीजिए, उसकी हाइट एक सर्टेन लिमिट से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। जो चाइल्ड के हेयर्स होंगे, अगर उसके पेरेंट्स के हेयर कर्ली हैं तो चाइल्ड के हेयर भी कर्ली होने की पॉसिबिलिटी है, और वो होंगे चाहे कुछ भी कर लिया जाए, है ना। तो हेरिडिटी क्या करता है, हेरिडिटी एक लिमिट लगा देता है डेवलपमेंट पे कि इतना ही होगा, चीजें ऐसे ही चलेंगी। अगर किसी को वीक आई साइट मिली है हेरिडिटी से उसकी, या आंखों में कोई प्रॉब्लम मिली है, तो वो चीजें भी रहेंगी, वो बहुत ज्यादा दूर की चीजें नहीं देख पाएगा, या जो भी प्रॉब्लम उस डिजीज की वजह से होगी वो प्रॉब्लम उस चाइल्ड को भी फेस करनी पड़ेंगी। तो ये चीजें क्या थी, ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हेरिडिटी की वजह से लिमिटेड हो जाती हैं। तो हेरिडिटी क्या करता है, लिमिट सेट करने का काम करता है, ठीक है। अब हेरिडिटी में कुछ लॉज हैं जो किसने दी हैं, जॉर्ज मेंडल ने दी हैं। जॉर्ज मेंडल ने 2 लॉज दी हैं। देखिए क्या क्या है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 2 लॉज किसने दी हैं, जॉर्ज मेंडल ने ये 2 लॉज दी हैं। चलिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, थोड़ा सा लगेगा आपको कि डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं है, समझने की कोशिश करेगा। जो ये जॉर्ज मेंडल थे, इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये आप याद रखिएगा, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक, अब देखिए
जो इनकी लॉ ऑफ ये सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस है, ये क्या चीजें बताती हैं। ठीक है, बच्चा जो है जब बॉर्न होता है वो अपनी हेरिडिटी में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लेके पैदा होता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसकी मदर में हैं, जो उसके फादर में हैं, जो उसके और फोर फादर्स में, ठीक, बट उसमें कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं। जो विजिबल होते हैं वो कुछ ही होते हैं। ये जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्होंने अपने आप को डोमिनेट कर लिया। उसको एक क्वालिटी, जब यहाँ पे क्रोमोसोम ओवरलैप हुआ था तो उसको कुछ क्वालिटीज मिली थी। ठीक, अब इस क्वालिटी में एक मदर वाली क्वालिटी भी थी, एक फादर वाली क्वालिटी भी थी। ठीक है, अब मान लीजिए जो उसकी मदर वाली क्वालिटी है उसने अपने आप को डोमिनेट कर लिया तो उसको वो वाली क्वालिटी उस चाइल्ड में दिखेगी और फादर वाली रेसेसिव रह जाएगी, मतलब दबी हुई रह जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसमें है, नहीं है, बट उस क्रोमोसोम ने अपने आप को बढ़ने ही नहीं दिया या उसने अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाया। इस क्रोमोसोम ने डोमिनेट होके इसको रेसेसिव बना दिया। ठीक, ऐसे ही कोई डिजीज मान लीजिए एक जनरेशन में थी। ठीक है, एक जनरेशन में मान लीजिए एक जनरेशन थी G1। ठीक है, G1 एक जनरेशन थी, इसमें वो डिजीज थी, कोई सी भी डिजीज मान लीजिए जो मतलब हेरिडिटी में कैरी होती है वाली डिजीज थी। ठीक है, G1 में थी, G2 में गई बट दिखी नहीं, G3 में भी गई बट दिखी नहीं, G4 में भी गई बट दिखी नहीं। पर जब G5 जनरेशन आई तो उस क्रोमोसोम ने अपने आप को एक्टिव कर लिया, डोमिनेट कर लिया, तो इस जनरेशन में वो डिजीज दिखेगी। ठीक है, तो ये चीज क्या थी, यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस, कि बच्चे में होते बहुत सारी क्वालिटीज हैं बट कुछ क्रोमोसोम अपने आप को डोमिनेट कर लेते हैं, वाली क्वालिटीज बच्चे में दिखती हैं। जो दिख रही हैं क्वालिटीज, जो विजिबल हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं, जो विजिबल हैं। एंड जीनोटाइप क्या होता है, अब उसके अंदर है तो बहुत सारी क्वालिटीज ना, तो जो विजिबल और इनविजिबल दोनों हैं, है ना, जो विजिबल जो दिख रही हैं और जो नहीं दिख रही हैं, दोनों की दोनों क्वालिटीज जीनोटाइप में आती हैं। थोड़ा सा टिपिकल है ये, जिनका बायोलॉजी में पढ़ा हुआ बैकग्राउंड होगा उनको तो प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, बट जिन्होंने ये चीज नहीं पढ़ी है उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। बट एक बार और समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, बच्चे को बहुत सारी क्वालिटीज मिलती हैं। ठीक है, बहुत सारी क्वालिटीज मिली हैं, बट उसको कुछ विजिबल होंगी और कुछ नहीं दिखेंगी। ठीक है, कुछ इनविजिबल हो जाएंगी क्योंकि कुछ क्रोमोसोम अपने आप को डोमिनेट कर लेंगे और कुछ दबे हुए रह जाएंगे। तो जो विजिबल वाली क्वालिटीज हैं वो हमारी फिनोटाइप में आएंगी और विजिबल और इनविजिबल दोनों हमारी किस में आएंगी, जीनोटाइप में, क्योंकि बच्चे में है तो ये वाली भी ना, बट इन्होंने अपने आप को डोमिनेट नहीं किया है, इस वजह से ये क्वालिटीज बच्चे में दिख नहीं रही हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, देखिए, जो भी क्वालिटीज बच्चे में है वो आपस में एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगी, क्रोमोसोम से एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगी। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक बार इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें देखी। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि डेवलपमेंट कुछ होता है। ठीक है, डेवलपमेंट तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या चीज देखी, हम लोगों ने सबसे पहले देखा डेवलपमेंट, फिर देखा कि डेवलपमेंट को दो चीजें प्रभावित करती हैं। वो दो चीजें क्या हैं, एक हेरिडिटी है हमारी, एक हमारा इन्वायरमेंट है। ये तो जो हमें बर्थ से मिली है, ये जो हमें बर्थ के बाद मिली है। ठीक है, ये हमें आफ्टर बर्थ मिली है। ठीक, डेवलपमेंट को दो चीजें। अब सवाल ये था कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी या एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ये बात किसने कही है, ये बात वुडवर्थ ने कही है। आप याद रखिएगा बिकॉज ये पेपर में आई हुई स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही इक्वल रोल प्ले करेंगी किसी के भी डेवलपमेंट में। और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट है। क्या है वो, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन देखिए, आप मल्टीप्लिकेशन या कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कि ये मल्टीप्लिकेशन है या फिर हम लोग कह देंगे इनका प्रोडक्ट है, नहीं, जॉइंट प्रोडक्ट है। ठीक है, किसी सिचुएशन में हेरिडिटी ज्यादा प्रभावी होगी, किसी में एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावी होगा। ठीक,
ये चीज हम लोगों ने बहुत आराम से देख ली। अब हेरिडिटी में क्या क्या चीजें आएंगी? हेरिडिटी में हर वो चीज आएगी जो बच्चा बाय बर्थ अपने अंदर लेके आया है, उसके जीन, उसके क्रोमोसोम्स, उसका टेम्परामेंट, ठीक है, ये सारी चीजें। अब एनवायरमेंट में जो वो सोसाइटी में रह रहा है, वो सोसाइटी कैसी है, कैसा कल्चर फॉलो कर रही है, ठीक है, बच्चे का जो नरिशमेंट हुआ है वो कैसा हुआ है, उसको फूड कैसा मिला है, ठीक है, उसको डाइट कैसी मिली है, या बच्चे को जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है वो कैसे मिले हैं, ये सारी चीजें एनवायरमेंट में आ जाएंगी। देयर इज अ वन डिबेट दैट इज कॉल्ड नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डिबेट हमेशा से चलती चली आ रही है। बट हमको किसके स्टेटमेंट के साथ जाना है? हमको वुडवर्थ की स्टेटमेंट के साथ जाना है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे काम करेंगी, है ना। कोई एक ना कम इम्पोर्टेंट है ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो XX क्रोमोसोम है वो किसमें आएगा? मेल चाइल्ड में। XX क्रोमोसोम किसमें होगा? सॉरी, फीमेल चाइल्ड में। और जो X और Y क्रोमोसोम होगा वो किसमें होगा? वो हमारा मेल चाइल्ड में होगा, ठीक। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड ट्विन। एक हम लोगों ने कौन कौन से ट्विन पढ़े? हम लोगों ने एक हम लोगों ने आइडेंटिकल ट्विन के बारे में पढ़ा, एक हम लोगों ने फ्रेटर्नल ट्विन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल, इनको हम लोग मोनोजाइगोटिक भी बोलते हैं और इनको हम डाइजाइगोटिक भी बोलते हैं। ये एक ही सेल को दो पार्ट में ब्रेक होने से बनते हैं और ये दो अलग अलग एग के साथ दो अलग अलग स्पर्म जब काउंटर करते हैं तब ये बनते हैं, ठीक। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और आइडेंटिकल में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? यहाँ पे सेम सेक्स होगा, मतलब गर्ल गर्ल बॉय बॉय, यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जॉर्ज मेंडल की दो लॉज देखी। क्या क्या थी वो लॉज? एक हम लोगों ने देखी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस और दूसरी हम लोगों ने देखी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। आज हम लोगों ने ये सारी कुछ चीजें पढ़ी। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में तो आई होगी और जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इजी वे में समझ में आया होगा। जैसा भी हो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, ताकि मैं उन चीजों को दोबारा से आपको समझा पाऊं। अगर आपको वो चीजें समझ में नहीं आई हैं या कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। एंड अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं भी आपके लिए मेहनत कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेहनत करें और आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो सके। एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी एंड मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगी। चलिए आप एक बार इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। जैसे आज के लिए ये इम्पोर्टेंट है और लोगों के लिए भी ये यूजफुल बन सके वीडियो। इस एम के साथ ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का फायदा हो एंड आने वाले एग्जाम में आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। आप क्लासेस रेगुलरली करिए एंड मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस भी करवाना स्टार्ट करूंगी। एक चैप्टर कंप्लीट कर लूं उसके बाद उसके क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस हम करेंगे एंड कोई भी एक दिन डिसाइड कर लेंगे जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया लगता रहे कि पेपर किस टाइप का आता है। चलिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, आप लोग मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी और कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में या प्रीवियस किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।